एंड विद इन 2 months उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। एंड इन फैक्ट आज दे आर प्लानिंग द सेकेंड चाइल्ड। एक्सप्रेस करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कई बार हम किसी दूसरे के तरीकों को समझ नहीं पाते, कई बार हम अपनी बात नहीं रख पाते, कम्युनिकेशन वीक पड़ जाता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन वीक पड़ जाता है, हम सामने वाले की बात को ढंग से समझ नहीं पाते। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बीमारियां देवों के रूठने से आती है। तो इसीलिए कि जब हम क्राइसिस में होते हैं ना, तो लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करना ज्यादा इजी समझते हैं। दिखाती है तो उनको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। उनको लगता है बाबा बैगा ओझा उनकी प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छा समझेगा, ना कि एक थेरेपिस्ट। और उनके साथ रहिए, उनसे कनेक्शन बनाइए। ये मत सोचिए कि स्कूल भेज दिया एंड ट्यूशन भेज दिया एंड कुछ क्लासेस भेज दी तो पेरेंटिंग का रूल खत्म हो गया। नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं सीक्रेट कास्ट। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे सीक्रेट जानने की कोशिश करते हैं जो लोगों को जानना जरूरी है, जो व्यूअर्स को जानना जरूरी है, जो इस देश को जानना जरूरी है। तो आज हमारे बीच में राशि अग्रवाल मैम हैं और उनका जो वर्क है वो साइकोथेरेपिस्ट के रूप में है, फैमिली और रिलेशनशिप एक्सपर्ट के रूप में वो काम करती हैं। आज हम उनसे जानेंगे बहुत सारी बातें साइकोलॉजी की, साथ में और भी चीजें जो उनसे जान सकते हैं आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं राशि मैम से। नमस्कार राशि मैम। नमस्कार। कैसे हैं मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम, एकदम बढ़िया। मैम सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं कि रीच आउट टू सेल्फ ये क्या है और इसको कैसे आपने स्टार्ट किया, आपकी करियर जर्नी कैसे रही? ओके, तो रीच आउट टू सेल्फ इज माय काउंसलिंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इंस्टाग्राम में जिससे लोगों से कनेक्ट होती हूँ। एंड जहाँ तक बात रही मेरी काउंसलिंग जर्नी की, तो आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ फील्ड्स बिफोर कमिंग लैंडिंग इनटू साइकोलॉजी। आई वाज मैरिड इनटू मारवाड़ी फैमिली व्हिच वाज इन व्हेन आई वाज 21 years old। और उस वक्त मैं बस एक बैचलर्स डिग्री होल्डर होती थी। एंड शादी के बाद में आई स्टेड एट होम। आई वाज अ स्टे एट होम होम मेकर फॉर 9 years। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पार्ट टाइम टीचर इन राजकुमार कॉलेज। आई वर्कड एज अ टीचर फॉर किंडरगार्टन स्टूडेंट्स फॉर 2 years। उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, फिर मैंने खुद की फिनिशिंग स्कूल स्टार्ट की। उसके बाद मैंने कुछ पेंटिंग एग्जीबिशंस भी लगाए बिकॉज पेंटिंग वाज माय हॉबी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक माय हॉबी माय प्रोफेशन। एंड ये आप देख सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ माय पेंटिंग्स। सो ये काउंसलिंग से रिलेटेड है। यू कैन इजीली सी कि एक सपोर्ट को शो करती है जी। तो पेंटिंग भी मैंने की। मैंने कंटेंट राइटर की तरह भी काम किया है कुछ साल। मैंने एक बुक के लिए, अमेरिकन ऑथर के लिए गोस्ट राइटिंग भी की है। एंड आई हैव वर्कड 4-5 डिफरेंट फील्ड्स। एंड उसके बाद में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, स्पेशली आफ्टर राइटिंग ऑथरिंग अ बुक ऑन लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर दिस अमेरिकन ऑथर। उसके बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट आया टू डिग डीपर इनटू सच टॉपिक्स। तो इंसान जो करता है क्यों करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, लव क्या होता है, मैरिज कैसी होती है, कनेक्शंस कैसे बिल्ड होते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में इनफॉर्मल रीडिंग करते 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 आई लैंडेड इन लर्निंग फॉर्मल साइकोलॉजी। एंड उसी दौरान मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रही थी एंड कई सारी हाउसवाइफ्स का कॉन्फिडेंस एंड मोरल भी बढ़ा रही थी। बिकॉज एज यू नो हम एक 2-tier सिटी में रहते हैं और यहाँ पे हाउसवाइफ्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इंग्लिश। लोगों को लगता है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। तो ये सब करते 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 मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी। एंड व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और फिर मैंने बैंगलोर निमहांस से डिप्लोमा लिया अपना, आई केम कम्प्लीटली इनटू द फील्ड ऑफ काउंसलिंग एंड थेरेपी। एंड इसके बाद अब मुझे और एक्सप्लोर नहीं करना है। आई एम वेरी हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग। अब जो भी एक्सप्लोर करना है साइकोलॉजी से रिलेटेड ही करना है। सो दिस वाज माय जर्नी। मैम साइकोलॉजी क्या होता है, अगर लोग जानना चाहें सरल शब्दों में कि साइकोलॉजी का काम क्या होता है और आप उसमें कैसे लोगों को मदद करती हैं? ओके, तो साइकोलॉजी में अगर मैं उसका एकदम बेसिक आपको डेफिनेशन दूं तो इसमें है थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। ये इन्हीं की स्टडी है। आपके थॉट्स आपके कैसे भावनाओं को अफेक्ट करते हैं और आपकी भावनाओं के बाद कैसे आपका बिहेवियर आता है, और ये सब कनेक्टेड है। आप जैसा बिहेव करते हो वैसी आपकी भावना होती है, वैसे ही आपके थॉट्स होते हैं। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दीज 5 senses, द परसेप्शन एंड हाउ वी बिहेव।
सो हर इंसान अलग है और हर इंसान का सोचने का, चीज़ों को परसीव करने का तरीका अलग है, एंड इसीलिए हम सबका बिहेवियर भी अलग है। तो साइकोलॉजी इज़ वेरी मच रियलिटी बेस्ड, और ये बहुत हेल्प करती है हमको अपने रिश्तों को समझने में, और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाने में बहुत हेल्प करती है इनफैक्ट। अच्छा मैम, ये जो अभी हम लोग हीलिंग की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं, इमोशनल जो वेलबींग की बात करते हैं, तो ये इसमें किस प्रकार की मदद करती है साइकोलॉजी, मतलब क्या उसका रोल होता है? बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखिए हीलिंग जो होती है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज आजकल चल रही है, रेकी हो गया, चक्रा हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, बट व्हेन इट कम्स टू साइकोथेरेपी, जिस हीलिंग की मैं प्रैक्टिस करती हूँ, इस हीलिंग में यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस, द कंडीशनिंग, द अंडरलाइन डिस्टॉर्शंस, आपके थॉट्स कहाँ कहाँ आपको तकलीफ दे रहे हैं या आगे फ्यूचर में दे सकते हैं, इसको हम अपने सेशंस के दौरान पकड़ते हैं और धीरे धीरे क्लाइंट की अवेयरनेस में लाते हैं कि दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे आपकी गाड़ी अटकी है बेसिकली, एंड दिस इज वेयर यू नीड टू पुश थ्रू, एंड इसी के थ्रू हीलिंग होती है। अच्छा, तो मैम जैसे आप किसी को प्रैक्टिकल बताते हैं, रियलिटी बताते हैं जी, तो रियलिटी जब बताते हैं तो उससे कुछ बिलीव्स जो होते होंगे ब्रेक होते होंगे, हाँ, तो वो उस समय आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस बहुत डीप करनी पड़ती है, एंड एक अच्छा न्यूआंस्ड थेरेपिस्ट जो होता है, जो एक्चुअली बहुत टेक्निकल है, साइकोलॉजी काउंसलिंग इज़ वेरी टेक्निकल, एक अच्छा थेरेपिस्ट कभी भी आपका बिलीफ सिस्टम फर्स्ट सेशन में ब्रेक नहीं करेगा। ओके, वो पहले रैपो बिल्ड करेगा, वो पहले आपको एक्विप करेगा, एम्पावर करेगा, ताकि आप उस बर्स्टेड बबल को हैंडल कर पाओ। सो ही और शी, अ गुड थेरेपिस्ट, विल फर्स्ट एम्पावर यू, and then they would slowly and softly try to bring more awareness to your problem, और आपका बिलीफ धीरे धीरे ब्रेक होता है। मैम आपके पास में कैसे कैसे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, कैसे कैसे आपके पास लोग आते हैं और कैसे कैसे लोगों का आप अभी जो है मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं? बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। खासकर फैमिली और रिलेशनशिप को लेकर के कैसे आते हैं? लव, मतलब देखिए, लव को परसीव करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कई बार हम किसी दूसरे के तरीकों को समझ नहीं पाते, कई बार हम अपनी बात नहीं रख पाते, कम्युनिकेशन वीक पड़ जाता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन वीक पड़ जाता है, हम सामने वाले की बात को ढंग से समझ नहीं पाते, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड आई एज ए थेरेपिस्ट स्ट्रांगली बिलीव कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट बैड, कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड। कॉन्फ्लिक्ट्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इन अ मच बेटर वे। तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब मेरे पास लोग आते हैं कि मान लीजिए हमारी वाइफ से नहीं बन रही है, या मान लीजिए हस्बैंड से नहीं बन रही है, वो हमको समझ नहीं रहे हैं, तो मोटा मोटी आप कहेंगे तो हस्बैंड्स को यूजुअली, अगर एक ब्रॉड वे में डालूं उस पर्सपेक्टिव में, तो हस्बैंड्स को ये इशू होता है कि वाइफ रिस्पेक्ट कम करती है, या हस्बैंड को ऐसा लगता है कि वाइफ रिस्पेक्ट कम करती है, एंड वाइफ को ऐसा लगता है कि हस्बैंड प्यार कम करता है। तो इन सम केसेस विच इज ट्रू ऑल्सो, बट कभी कभी परसेप्शन का भी फॉल्ट हो जाता है। तो उनको एक दूसरे की सच्चाई दिखा पाना, दोनों की वल्नरेबिलिटी शो कर पाना, उनकी बाउंड्रीज उनको समझा पाना ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशंस, ये सब चीजें इसमें रहती है। आपके नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं रिलेशनशिप में, सबके अलग अलग होते हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छे से कन्वे कर पाना, तो यही सब इन्वॉल्व होता है इन रिलेशनशिप एंड कपल्स काउंसलिंग। मैम एक दो जैसे एग्जांपल लें, अगर कि जैसे एक ऐसा व्यक्ति आया और फिर उसके बाद उसमें रिलीफ मिला, जैसे आपके पास आए, कुछ ऐसे एग्जांपल एक दो अगर दे सकें। हाँ, मतलब एक कपल मेरे पास आए थे, अहमदाबाद के थे, एंड बहुत ही अच्छे कपल हैं, बट उनमें बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस था। सो बेसिकली द वाइफ वाज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड पंजाबी, एंड हस्बैंड इज वेरी टिपिकल गुजराती। तो व्हेन द वाइफ केम टू द हस्बैंड्स हाउस, उनको बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा, एंड एज इन उनका जो बात करने का तरीका था वो थोड़ा लाउड था, एंड हस्बैंड का जो था वो काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी मतलब काफ़ी सॉफ्ट था। सो द प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके रिश्ते में। इनफैक्ट जब वो मेरे पास आए थे तो दे वर आइडिएटिंग डिवोर्स, उनकी एक बच्ची थी, एंड इनफैक्ट बच्ची है उनकी, तो वो डिवोर्स लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा, उनको किसी रिलेटिव ने मेरा नाम बताया था, एंड दे सेड व्हाई नॉट गिव इट अ लास्ट शॉट, कि डिवोर्स के पहले चलो एक बार काउंसलिंग लेके देख लेते हैं, कि लेट्स गिव इट अ, बिकॉज हमारा बच्चा इन्वॉल्व है यहाँ पे। सो दे केम टू मी, एंड विद इन 2 months उनका रिश्ता बहुत अच्छा हो गया,
and in fact आज they are planning the second child. क्या बात. So this I consider my greatest victory. In fact उसके बाद और भी ऐसे बहुत आए कि I can boast of actually stopping 3 separations. Wow. और मैम जैसे पास्ट ट्रामास होते हैं जो कई लोगों के ब्रेक डाउन होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे चीजें जिससे वो निकल ही नहीं पाते हैं कि मतलब कई लोग ऐसे हैं कि किसी को ब्रेकअप हुआ और फिर वो 10 साल तक उसी में कंटिन्यू रखा उसी चीज को, तो ऐसे जब केसेस आते हैं उसको कैसे आप साइकोलॉजी के थ्रू ठीक करते हैं? देखिए अगर आप प्रॉब्लम फोकस्ड रहोगे ना तो आप उसी प्रॉब्लम में घूमते रहेंगे गोल गोल गोल. ओवर थिंकिंग जो क्या होती है, मोस्टली ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में ही घूमती रहती है, दैट इज ओवर थिंकिंग. बट व्हेन इट बिकम्स सॉल्यूशन फोकस्ड तो वो ही ओवर थिंकिंग आपकी इनोवेटिव थिंकिंग बन जाती है. तो मैक्सिमम लोग ट्रॉमा में इसीलिए भी फंसे रहते हैं बिकॉज वो अपने ट्रॉमा से निकलना ही नहीं चाहते हैं. जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड और एडलर जो हैं, ये 2 साइकोलॉजिस्ट रहे. मिस्टर एडलर फ्रॉइड के ही कलीग थे वियना में, एंड मिस्टर फ्रॉइड ने जैसे कहा कि आर ट्रॉमाज मेक अस, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा अच्छा बुरा उससे हमारा प्रेजेंट सिचुएशन बनता है. बट मिस्टर एडलर का ये मानना था कि नो मैटर वॉट एवर योर ट्रॉमा इज, what you decide in the now today decides what your future will be. यानी कि you need to have a courage. आपको अभी खुद की लाइफ को चेंज करने का courage लाना होगा और आज एक डिसीजन बनाना होगा कि at this point what I can do to change my life. I think इस डिसीजन के लैक की वजह से लोग अपने ट्रॉमा में फंसे रहते हैं. एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मिस्टर एल्फ्रेड एडलर. मुझे लगता है कि नो मैटर आपकी पास्ट कैसी भी रही हो, you still have a choice to take a decision in the now. और ड्यूरिंग थेरेपी सेशन एक क्लाइंट को बहुत ही न्यूआंस्ड वे में, बहुत ही टेक्निकली ये समझा पाना, फील करा पाना, ना कि जस्ट समझा पाना, बता पाना, अंदर से फील करा पाना कि यू कैन स्टिल मेक अ चॉइस, यू कैन स्टिल टेक अ डिसीजन एंड यू कैन कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे साथ यूजुअली क्या होता है ना कि हम लोगों को सिंपैथी देते हैं. जब हमारे फ्रेंड या कोई आके हमसे कहते हैं यार मुझे ये लाइफ में तकलीफ है, हाँ सच में बहुत तकलीफ है, हाँ मुझे बहुत बुरा लगता है, वी फील सैड फॉर यू, वी विल प्रे फॉर यू, ऐसा तो हम सब कह लेते हैं. बट किसी में भी इतना करेज नहीं होता कि हम अपने उस फ्रेंड को कहें कि तुम अभी बताओ तुम अभी आज क्या स्टेप ले सकते हो. मेक अ डिसीजन नाउ एंड टेक अ डिसीजन टू कम आउट ऑफ योर ट्रॉमा. बहुत सुंदर मैम. तो आज की जनरेशन में जी उसमें कौन से मेंटल वेलबींग संबंधित और जो समस्याएं जो आ रही हैं, तो आपको कौन सी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं? ओवरऑल जनरेशन की बात करेंगे ना तो मुझे लगता है कि लैक ऑफ कनेक्शन एंड लोनलीनेस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों को आज अभी की जेन जी को, जेन अल्फा को अंदर से खा रही है. नो मैटर दे माइट बी हैविंग 1000 10,000 फॉलोअर्स बट नॉट सिंगल कॉन्टैक्ट जिसके साथ वो क्राइसिस में फोन कर सके, दिल खोल के बात कर सके. बिकॉज अभी की जनरेशन में लोगों को इतना ज़्यादा अचीवमेंट्स शो करने की आदत हो गई है, इतना ज़्यादा एम्फेसिस हो गया है टू शो एवरीथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ थ्रू फेसबुक एंड सोशल मीडिया, कि अब लोगों को ना शर्म आती है अपनी तकलीफ बताने में. दैट वी टू ओन योर स्कार्स, बताने में कि आई हैव दिस प्रॉब्लम, और वो किसी एक पर्सन को फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाते. कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद हमारी बातें कहीं चली जाएगी, विच इज़ फेयर इनफ, होता भी है जब बातें इधर उधर जाती भी है. बट यूजुअली ये जनरेशन परफॉर्मेंस में जी रही है एंड इसी वजह से लैक ऑफ कनेक्शन भी हो रहा है. मैम लैक ऑफ कनेक्शन और जो लोनलीनेस है, अगर साइकोलॉजी की भाषा में देखें तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है या कैसे उनको मदद पहुंचाई जा सकती है? अगर जैसे कुछ लोग होंगे, हमारे दर्शक भी होंगे, उनको यही फील हो रहा होगा कि उनका कनेक्शन किसी से नहीं बन पा रहा है जी, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि वी आर ऑल सेलिंग ऑन द सेम बोट. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ आप कनेक्शन बना सको सच्चा वाला, तो आप ये जानिए कि वो जो 4 लोग आपके आसपास है शायद उनके पास भी कोई नहीं है. सो फर्स्ट ट्राई टू बी दैट पर्सन जिससे वो लोग अपना कनेक्शन बना पाए. इट्स लाइक गिव बिफोर यू वांट समथिंग फ्रॉम पीपल. तो आप अगर वैसे इंसान बनोगे कि आपके पास लोग आके अपनी बात बोल सके और आप उनकी मदद कर सको, इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट कि आपके पास भी वैसे लोग खड़े रहेंगे जिनसे आप मदद मांग सको. तो सबसे पहले तो खुद से कनेक्शन बनाना जरूरी है. ऐसा नहीं कि हमारे पास लोग नहीं होते, लोग हमारे पास होते हैं, बट हम अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करते हैं, इसलिए हम उनसे उस लेवल पे जुड़ नहीं पाते हैं. और वल्नरेबिलिटी शो करने के लिए यू नीड करेज.
थोड़ा सा ईगो को नीचे लाना पड़ता है एंड थोड़ा सा दिखाना पड़ता है कि वी आर ह्यूमन, वी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। और जैसे ही आप किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी शो करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला भी अपनी वल्नरेबिलिटी शो करने के लिए सेफ फील करता है। मैम, अभी जो जनरेशन है, जो हमारी सोसाइटी है, इसमें लोग जो जनरली जो है साइकोथेरेपिस्ट के पास या सोशियोलॉजिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से जी घबराते हैं, बल्कि बाबाओं के पास जल्दी जाते हैं या फेथ को ज्यादा बिलीव करते हैं, या फिर ऐसे कोचेस के पास जाएंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहे होंगे। ये मतलब ऐसी जो चीजें हैं जो साइंस प्रूव्ड है या नहीं है, इनका कोई रिसर्च बैकिंग नहीं है, तो बहुत ज्यादा जाते हैं। तो इसका क्या कारण है और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 बात के थ्रू समझाना चाहूंगी। सुपरस्टिशन जो होता है, अंधविश्वास कहाँ से आया? समझ की कमी से आया। एवरीथिंग वाज अ मिस्ट्री बिफोर इट वाज एक्सप्लेन्ड, राइट? जब हमको नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तो लोग कहते थे कि आसमान से इंद्र देवता नल खोलते हैं राइट? तो जब कई सारी वायरसेस का नॉलेज नहीं था, तो लगता था बीमारियां देवों के रूठने से आती है। तो इसीलिए कि जब हम क्राइसिस में होते हैं ना, तो लोग सुपरस्टिशन में बिलीव करना ज्यादा इजी समझते हैं, बिकॉज तब उन लोग एक पावर ऑफ अथॉरिटी किसी और को देते हैं कि देयर इज सम पर्सन सिटिंग अबव जो सब कुछ कर रहा है, और जैसे ही वो सोचते हैं कि वो सब ठीक करेगा, उसकी इच्छा होगी तो सब ठीक होगा, वैसे ही जो उनका स्ट्रेस है, जो इंटरनल साइकोलॉजिकल एंजाइटी है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, वो पूरी तरह से डाइवर्ट होकर उस एक इमेजिनरी एंटिटी पे चली जाती है, एंड विच मेक्स देम फील गुड। जैसे बुरा फील हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, नजर उतार ली और अब मान लिया कि अब ठीक हो जाएगा। तो ये जो मान लिया वाला स्टेट है, ये अंधविश्वास को जन्म देता है। टेम्पररीली इट्स गुड, टेम्पररीली मान लेना कि हाँ कोई है जो आपके पीछे खड़ा है, किसी का हाथ आपके ऊपर है, वो ठीक कर देगा या नहीं करेगा, उसकी इच्छा, ये कुछ समय के लिए आपको तसल्ली दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको हेल्प नहीं करता। लॉन्ग टर्म में आपको रियलिटी को एज इट इज देखना ही पड़ता है और अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करना ही पड़ता है। तो जो आप कह रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन कोचेस एंड मे बी एस्ट्रोलॉजी टू सम एक्सटेंट, बट एस्ट्रोलॉजी में फिर भी थोड़ा साइंस है, बट जितने भी रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ एक्सटेंट तक इनका जो फेथ है लोगों का, ये उनको टेम्पररी रिलीफ जरूर देता है, विच इज गुड इनफ। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई विल नॉट से कि मत जाओ, बिल्कुल मत करो। इफ समथिंग इज गिविंग यू फेथ, इफ समथिंग इज गिविंग यू पीस, हैप्पीनेस, इफ इट सूट्स यू, इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट्स गुड इनफ फॉर यू। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। जब आप बिलीव करते हैं किसी चीज में कि आप पे काम करेगी, तो कई बार चीनी की गोलियां भी काम कर जाती है। और इनफैक्ट साइकोलॉजी में भी 19वीं शताब्दी में कई साइकोलॉजिस्ट चीनी की गोलियां देते थे और कहते थे ये जाओ 1 महीने खाओ और इससे आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, एंड एक्चुअली लोगों की तकलीफ उससे ठीक हो जाती थी। तो ये पावर ऑफ बिलीफ ही था, ये फेथ ही था, है ना। तो मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूंगी इस चीज को, बट एट द सेम टाइम आई वुड एनकरेज माई व्यूवर्स जो भी इन हीलिंग मोडालिटीज में, ऑल्टरनेटिव हीलिंग में जो जा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप अपनी प्रॉब्लम में रियलिटी से वंचित ना हो जाएं, आपका फेथ आपका डिल्यूजन ना बन जाए। जस्ट मेक श्योर आप रियलिटी में स्थित रहें, एंड उसके बाद व्हाटएवर सूट्स यू प्लीज गो फॉरवर्ड। मैम, रियलिटी को चेक करने के लिए साइकोलॉजी में कौन कौन से तरीके होते हैं? जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है, या हम मान सकते हैं कोई व्यक्ति आता है जी, तो वो उसको सबसे पहले आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं और कैसे उसको मदद करते हैं आप? जी देखिए, पहले तो रैपो बिल्डिंग होता है। हम पहले उनसे एक रैपो बनाते हैं, उनका पहले हम पे फेथ आना चाहिए, क्योंकि देखिए फेथ ही है ना, उनका हम पे भी तो फेथ आना चाहिए कि आई हैव द सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, एंड और एटलीस्ट आई कैन हेल्प देम फाइंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। तो पहले रैपो बिल्डिंग होता है, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उनको ये समझाते हैं कि व्हाटएवर आपके 5 सेंसेस के थ्रू आप जो परसीव कर रहे हो वो ही रियलिटी है अंत में। तो उसके साथ साथ उनको ये बता पाना कि कभी कभी रियलिटी जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है। तो अवेयरनेस को डीपन करना ही एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है। थेरेपी में वी डीपन द अवेयरनेस, ताकि एक इंसान अपने अंदर को भी जान पाए और अपने आसपास की सिचुएशंस को भी जैसे है वैसे देख पाए। एंड कभी कभी एविडेंस लाना, दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। जैसे अगर आप कोई चीज़ बिलीव कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आपकी एक बिलीव बन गई है कि आपका एक पर्टिकुलर फ्रेंड आपको पसंद नहीं करता, तो मैं आपको कहूँगी रियलिटी चेक के लिए स्टार्ट कलेक्टिंग एविडेंस कि क्या क्या ऐसा हुआ उसके साथ जिससे आप इस कंक्लूजन पे आए कि वो आपको पसंद नहीं करता।
है ना। हो सकता है 10 में से 4 बार उसने आपके साथ थोड़ा मीन बिहेवियर किया हो, विच मेड यू थिंक कि हाँ वो आपको पसंद नहीं करता। बट जब आप एक ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिव आईज से व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एविडेंस, आपको पता चलेगा, यू विल फाइंड आउट मे बी कि हो सकता है 10 में से 6 बार उसने आपके लिए अच्छा किया है, उसने आपके लिए अच्छी बात की है, उसने आपके लिए अच्छा सोचा है। जैसे ही आप एविडेंस ढूंढने लग जाते हैं ना अपनी बिलीफ के लिए, वैसे ही आप रियलिटी में स्थित हो जाते हैं। तो जब आपको लगता है कि नहीं 6 बार तो अच्छा किया इसने, तो फिर आपकी बिलीफ शैटर होती है कि वो आपको पसंद नहीं करता। सो ऑलवेज लुक फॉर एविडेंसेस। एंड कभी कभी ना हम अपने ही चश्मों से देखने लग जाते हैं चीजों को कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, और हम हर चीज में नेगेटिव ढूंढने लग जाते हैं। मैम आज का जो लव मैरिजेस होते हैं जी, या जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे समय तक प्रेम किए रहते हैं, फिर उनका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकअप हाँ, होता है, जी। फिर तो मैम ऐसे जो ट्रॉमा लेकर के लोग आते हैं, उनका आप कैसे उनको हील करते हैं और कौन कौन सी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं अभी आपको? देखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट ब्रेकअप एक्चुअली, द प्रॉब्लम इज हाउ यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप। आपके नीड्स क्या थे शुरू से रिलेशनशिप में आने के? नीड्स क्लियर नहीं होते यूजुअली। बॉय माइट बी हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स, गर्ल माइट बी हैविंग अ डिफरेंट सेट ऑफ नीड्स। किसी के फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स अलग होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स अलग होते हैं, फाइनेंशियल नीड्स भी होते हैं। तो यूजुअली नीड्स का मिसमैच होता है एंड इसी वजह से रिलेशनशिप्स टूटते हैं। एंड ideal relationship according to me is when two complete people come together to share their happiness। कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आ रही हूँ, मैं आपसे कोई नीड फुलफिल करने नहीं आ रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई वांट अ कंपेनियन। मैं अपने आप में पूरी हूँ, मैं अपनी खुशी साझा करने आ रही हूँ। तो जब एक कंप्लीट इंसान दूसरे कंप्लीट इंसान के साथ रिलेशनशिप में आता है तो दे क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड। इस बॉन्ड में सीकिंग के से ज्यादा गिविंग होता है एंड वो एक दूसरे को नर्चर करते हैं, अपनी अपनी खुशियां साझा करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर ये देखने को मिलता है हाँ। कि लोग जब खाली बैठे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, या फिर जो मतलब उनका मतलब मेंटल डिप्रेशन के दौर में होते हैं, या फिर वो मतलब एक पढ़ाई कर लिया, आप पूरा हो गया तो अब लगता है कि लोग पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी शादी कर देते हैं। तो ये एक मेंटालिटी रहती है जब वो खुद होल नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही शादी करते हैं, फिर उसके बाद उनमें झगड़े बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो एक दूसरे से एस्केपिज्म की ओर भागते हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, और फिर अलग अलग रास्ते भी चुनते हैं। कुछ लोग नशा पता की ओर चले जाते हैं। तो मैम इसको कैसे, इस चीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैरिज इज अ डिसीजन एंड अ चॉइस। सबसे पहले तो आप शादी क्यों कर रहे हैं, दिस शुड बी क्लियर टू यू। एंड जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, मेक श्योर आप अपनी नीड्स और उसकी नीड्स को जान पाएं। अपनी नीड्स भी आप उसको, क्योंकि यूजुअली लोगों को ही नहीं पता होता वो शादी क्यों कर रहे हैं, बस करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, पेरेंट्स ने कहा इसलिए कर रहे हैं। अब पुरानी जनरेशन में तो ये सब चीजें चल जाती थी कि यूजुअली द फीमेल वॉज द कॉम्प्रोमाइजिंग पार्टी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। बट अभी वो शादियां टूट जा रही है बिकॉज फीमेल्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड व्हाई वुड दे, तो वो क्यों सस्टेन करे एक टॉक्सिक मैरिज में। बट द थिंग इज कि व्हेन टू पीपल कम टुगेदर टू मेक अ डिसीजन, टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर, टू मेक अ होम टुगेदर, तो वहां पर उनको वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए पहले, लड़का लड़की दोनों को। एंड जिनके साथ उनको लगे कि इनके साथ उम्र बिताई जा सकती है, यहाँ पे हमारे नीड्स मैच हो रहे हैं, हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स अच्छे हैं, हम कम्युनिकेशन ठीक से कर रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत मैंडेटरी हो जाती है आज के युग में। एक कपल को प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बाउंड्रीज, नीड्स, एक्सपेक्टेशंस सब क्लियरली दोनों पार्टीज को बताए जाते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स भी। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर शादी करते हैं तो वो अच्छी ही चलती है। और जो लोग अभी खराब मैरिजेस में हैं, आई वुड स्टिल रिकमेंड देम आल्सो थेरेपी, कि आप भी थेरेपी में जाइए और आप भी खुद को ढूंढिए और टेक योर पार्टनर आल्सो, एंड एक दूसरे की लाइफ को खराब मत करिए एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। हो सकता है हमारे में भी कुछ गलती हो तो, और उसके साथ साथ हो सकता है कि आपके पार्टनर में भी कुछ ऐसी चीजें हो जो उनको नहीं पता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन योर कम्युनिकेशन। मैम ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे टॉप 1% लोग होते हैं, जो माइंडसेट के लोग हैं जी, वो थेरेपिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं? जितनी हमारी सेलिब्रिटी होती है वो थेरेपिस्ट पर जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास है, ये थेरेपिस्ट के पास में नहीं जाते हैं जी। इसका कारण आपको क्या लगता है? 2 रीजन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपी इज एक्सपेंसिव,
मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इंटर्नशिप का, उसमें मैंने देखा बहुत बड़ा टॉप मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल था, एंड मैंने वहाँ पे देखा कि जो थोड़े मार्जिनल क्राउड से जो लोग आते थे वो बस कहते थे डॉक्टर साहब गोली दे दो। अब एक 50 रुपए की गोली और एक 5,000 रुपया या 1,500 रुपया सेशन का देना में बहुत फ़र्क है ना। तो फर्स्ट रीज़न तो फाइनेंसिस है ही, एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन प्लीज़ चूज़ थेरेपी एंड नॉट मेडिसिन सो सून। मेडिसिन भी ज़रूरी है, बट तब भी कोशिश करिए कि आप अपने नॉर्मल रिलेशनल प्रॉब्लम्स को थेरेपी के थ्रू सुलझाएं। एंड सेकेंड रीज़न इज़ सुपरस्टिशन। यूजुअली जो एजुकेशन की कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण लोग सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। लाइफ में तकलीफ आती है तो उनको क्विक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। उनको लगता है बाबा, बैगा, ओझा उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छा समझेगा, ना कि एक थेरेपिस्ट। तो दो कारण हैं। मैम, ऐसा क्या होता है कि जो टॉप 1% माइंडसेट के लोग हैं वो लगातार वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, और जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो सर्वाइवल मोड में है। हाँ। तो ऐसा क्या कारण होता है कि वो लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार सर्वाइवल मोड में ही है? तो इसको साइकोलॉजी में कैसे समझा जाए कि क्यों वो आगे बढ़ रहे हैं और क्यों ये सर्वाइवल मोड में ही है? ठीक, देखिए, एक तो अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी के भी सक्सेसफुल होने के पहले मुझे लगता है 3 पिलर्स होते हैं, लाइक 3 पिलर्स आर देयर। 1 पिलर इज योर टैलेंट, जो टैलेंट आप लेकर आए हो, जो आपका इन्नेट टैलेंट है। सेकेंड पिलर इज योर हार्ड वर्क, आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कितना कर रहे हो, रोज टाइम कितना दे रहे हो। एंड थर्ड पिलर है अपॉर्चुनिटी। कोई भी सक्सेसफुल इंसान इन 3 पिलर के बिना सक्सेसफुल नहीं होता। तो आप टैलेंट और हार्ड वर्क तो कर लोगे, बट अगर अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी तो टॉप 1% में शायद आप ना जा पाओ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम ये नहीं कहते कि वी डोंट पुट द होल बर्डन ऑफ बिकमिंग द टॉप 1% सक्सेसफुल पर्सन ऑन योर शोल्डर, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। आप किस कंट्री में पैदा हुए हो, आपके सोशल डेमोग्राफिक्स क्या है, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आपको एजुकेशन कैसा किस टाइप का अवेलेबल है, हर चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। सेकेंडली, जहाँ तक आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज इन सर्वाइवल मोड एंड द 1% जो पॉपुलेशन है, जो टॉप 1% है, उसका ये है कि जो सर्वाइवल मोड वाले हैं ना, उनसे ना बहुत ज़्यादा उम्मीद हमको करनी नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो अपने बेसिक रोटी कपड़ा मकान की नीड्स को फुलफिल करने में लगे हैं, जो सुबह उठ के सोचते हैं कि आज हमारे शाम तक की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो टॉप 1% माइंडसेट को अपनाए। दिस इज एक्चुअली वेरी क्रूअल टू आस्क ऑफ देम। तो सर्वाइवल वाला इंसान के आप सिंपैथी दीजिए, एम्पैथी दीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको आप कंपैशन दीजिए। जो आप उनके लिए कर सकते हैं आप उनको करिए उनके लिए, बट उनको ये मत कहिए कि तुम ऐसा करोगे तो टॉप 1% पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। सर्वाइवल एक बहुत अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है, उसमें बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, उसमें बहुत सारे लैक्स होते हैं लाइफ में, रिलेशनल लैक, मोनेटरी लैक, फिजिकल लैक। वो सर्वाइव कर रहे जैसे तैसे, है ना। आप एक बिन पैर वाले इंसान को नहीं कह सकते कि तुम मेहनत करो तो तुम F1 रेस में तुम फर्स्ट आ जाओगे, है ना। ये क्रूअल है, दिस इज क्रूअल। तो सर्वाइवल अपने आप में एक अलग मोड होता है। सर्वाइवल वाला इंसान अगर अपनी लाइफ ठीक ठाक जी ले रहा है, फंक्शनली कर ले रहा है अपना सब काम, आई थिंक दे आर डूइंग देयर बेस्ट, वही काफी है। बट व्हेन इट कम्स टू पर्सन हु हैव क्रॉस्ड द सर्वाइवल स्टेज एंड हु आर नाउ इन थ्राइविंग स्टेज, उनको टॉप 1% में कौन पहुंचाता है, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक माइंडसेट है, विच इज नो कंप्लेनिंग। यस, नो कंप्लेनिंग। जो टॉप 1% वाले लोग होते हैं, दे डोंट कंप्लेन। वो किसी भी चीज में कंप्लेन नहीं करते। नो, दे डोंट कंप्लेन। इफ दे डोंट लाइक अ थिंग, आइदर दे चेंज इट। इफ दे थिंक दे हैव नो एजेंसी इन चेंजिंग इट, वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो दे एक्सेप्ट and they move forward. They don't burden themselves with things that they cannot change. They only do what they can do. मैम, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स को जनरली ये चीज कहते हैं, आप सुनते होंगे या मुझे देखने को मिलता है कि उनके ब्लेम करते हैं कि हाँ। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, या मेरे पेरेंट्स से इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, हाँ। या मैं इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि वो लगातार मुझे ऐसा बोलते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। तो इस काउंसलिंग को कैसे देखते हैं, या इसको कैसे देखते हैं आप, इसको कैसे ठीक किया सकते हैं? देखिए, बहुत हद तक तो मैं मानती हूँ कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रॉमेटाइज तो करते हैं, जाने अनजाने कर देते हैं।
एंड ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट अपने बच्चों का बुरा चाहता है, बुरा तो नहीं चाहते हैं, बट देन स्टिल विथ लैक ऑफ नॉलेज वो बच्चों को कई बार उनके साथ ऐसी शब्द उनको कह देते हैं या ऐसी चीज़ें उनके साथ कर देते हैं कि एक्चुअली बच्चे जो ब्लेम करते हैं तो वो पूरी तरह से गलत भी नहीं होते, बट देन एट द सेम टाइम इन्हीं बच्चों को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि नो मैटर वॉट एवर इट इज़, जो भी था, वी नीड टू ब्लूम वेयर वी आर प्लांटेड। अब जो भी है, जैसा भी है, लेट्स एक्सेप्ट द सिचुएशन विच यू कैन नॉट चेंज एंड टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, कि अब इस सिचुएशन में विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पेरेंट्स, विद दिस सिचुएशन मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई टेक माई लाइफ फॉरवर्ड, हाउ कैन आई जस्ट बेटर माई लाइफ। एंड बहुत अच्छी बुक का नाम मुझे याद आ रहा है, ये मिस्टर एल्फ्रेड एडलर की है, बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। I would highly recommend each and every teenager, even a young adult, to read this book. जो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, प्लीज 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 आप ये बुक पढ़िए। इस बुक में आपको अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। हम अपनी बुक की बात की जी, अगर किसी को, बच्चे को या किसी भी यंग पर्सन को साइकोलॉजी समझनी हो और या फिर अपने पर काम करना हो और वो साइकोथेरेपिस्ट के पास ना आना चाहता हो, तो कौन कौन सी ऐसी बुक है जो आप रिकमेंड कर सकें? अगर इसके अलावा एक तो द करेज टू बी डिसलाइक्ड बोली मैंने, और एक है द रोड लेस ट्रैवल्ड, और एक है अभी मैंने पढ़ी थी रिसेंटली, या गेट व्हाट यू वांट व्हाट यू गेट। ये बहुत अच्छी बुक है, बिकॉज देखो हमको ना हमारे समाज में गोल सेटिंग, एम्बिशन, अचीवमेंट ये तो सिखा दिया गया, ये तो एकदम ड्रेन कर दिया गया बच्चों के माइंड में, ड्रिल कर दिया गया, सॉरी। तो गेट व्हाट यू वांट, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट, ये हमको सिखाया गया, बट ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू वांट व्हाट यू गेट। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है उसको चाहते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास ऑलरेडी तिजोरी में रखा है, जो मेरे पास ऑलरेडी टैलेंट है, जो मेरे पास ऑलरेडी ब्लेसिंग्स है, एंडाउमेंट्स है, क्या मैं उसको डेली बेसिस पे अप्रिशिएट कर पा रही हूँ? क्या मैं उसको आज भी चाह रही हूँ, या मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे पास वो है? So it is, as much as it is important to get what you want, it's also important to keep wanting what you already got. मतलब जो आपके पास में है आप पहले उसको अच्छे से प्रेम कीजिए, तभी जो है फिर आप बाहर की ओर देखें। बिल्कुल, एक्सेप्ट एंड देन चेंज। कुछ चीजें हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है, कुछ चेंज करनी पड़ी, और ये मैं अपने सेशंस में बहुत करती हूँ। आई लव टू डू दिस एक्सरसाइज विद माय क्लाइंट्स, इग्नोर, एक्सेप्ट, चेंज। अगर आपको डे टू डे बेसिस पे अपने फैमिली मेंबर्स की कुछ बातें बहुत बॉदर करती है, तो मेक अ लिस्ट, 3 कॉलम्स बनाइए। इग्नोर में आप वो हर छोटी छोटी चीज़ें डालिए जो आप इग्नोर कर सकते हैं, उतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। एक्सेप्ट में आप वो चीज़ें डालिए जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत बड़ी है, बट देन दे आर ऑल्सो नॉट चेंजेबल फॉर द अदर पर्सन। मे बी उनके पर्सनैलिटी का कोई ऐसा ट्रेट है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते उसके बारे में, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये ऐसा ही है, दिस इज हाउ इट इज। एंड देन थर्ड कॉलम इज चेंज। ऐसी चीजें जो आपको भी एक्सेप्टेबल नहीं है और जो आपको लगता है कि थोड़ा एफर्ट डालने से चेंज हो जाएगी, तो उसको प्लीज चेंज करने में लग जाइए। बहुत बढ़िया। मैम, ऐसे जो बच्चों के केस भी आते होंगे आपके पास, कुछ ऐसे बच्चों के केसेस जो आपने हैंडल किया और जिनसे उनको मदद मिली, अगर आप बता सकें तो क्या पता कि इसी में से कोई बच्चा होगा जो अपनी बात रखना चाह रहा होगा, वो फिर आकर के आपसे बात कर सके और फिर आपसे जुड़ सके। तो कुछ ऐसे केस स्टडी अगर आप बता सकें। मेरे पास एक बहुत पिक्यूलियर से केस आया। सो दिस इज अ जेन अल्फा चाइल्ड, ज्यादा बड़ा नहीं है वो बच्चा। उसकी मॉम की कंप्लेन है शुरू से कि बोलता कम है, कनेक्ट नहीं होता, अपनी जोन में रहता है, एंड कुछ भी इससे पूछती हूँ क्या खाओगे क्या करोगे तो 1 वर्ड आंसर्स देता है। तो मदर यूज्ड टू फेवर द ओल्डर सन मोर, जो बड़ा भाई है उसको ज्यादा पसंद करती थी माँ, बिकॉज बड़ा भाई आज्ञाकारी बेटा है। तो मदर की कंप्लेन थी कि ये जो छोटा वाला है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड ये बात नहीं करता। बट व्हेन दिस चाइल्ड केम टू मी एंड मैंने इनके 2-4 सेशन लिए, इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि दिस इज अ जेन अल्फा किड, एंड जेन अल्फा इज वेरी क्लियर अबाउट देयर बाउंड्रीज एंड विच दे शुड बी, व्हाई नॉट। उनको पता है क्या रूड है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। ये बच्चा अपनी मदर से मोस्ट ऑफ द टाइम नाराज ही रहता था। अब जैसे कि उनकी मॉम ने उसके हाथ से बिना पूछे खिलौना छीन लिया, उठा के रख दिया,
वो उसी से नाराज हो जाता था कि मुझसे पूछ के लिया जाए, मुझसे बिना पूछे क्यों छीना। तो ऐसी छोटी छोटी दिन भर की 10-20 बातें इनकी डेली हो जाती थी और ये बच्चा एनी टाइम नाराज ही रहता था। मदर को रियलाइज ही नहीं होता था कि नाराज रहता है, बट द थिंग इज उनको लगता था ये कम बोलता है। तो इवेंचुअली आई वर्कड विद द मदर एंड द फादर एंड देन आई एजुकेटेड देम रिगार्डिंग द बाउंड्रीज कि देखिए दिस इज व्हाट योर चाइल्ड वांट्स, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, आप उससे रिस्पेक्ट से बात करिए। आप सोचते हैं कि वो बच्चा है तो ही यू कैन गेट अवे विथ वट एवर बिहेवियर यू आर डूइंग, तो ये नहीं चलेगा। इवेंचुअली उन्होंने कनेक्शन बिल्ड किया एंड थिंग्स वेंट वेल। मैम बेस्ट पेरेंटिंग क्या होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग को लेकर के बहुत सारे टैबूज हैं, बिल्कुल है ना, तो वो कैसे की जाती है और कैसे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को समझ सके? बेस्ट पेरेंटिंग तो देखिए कनेक्शन और प्रेजेंस ही है। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या स्पोर्ट्स कर रहा है, ये सब बात की बातें हैं। इंस्टेड ऑफ बॉगिंग योर हेड इन दोज डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड, दीज एक्सटर्नल स्किल्स, ट्राई टू वर्क ऑन देयर इमोशनल स्किल्स। रेजिलियंस बढ़ाना बच्चों का इज द बेस्ट पेरेंटिंग। बच्चों को रूट्स दीजिए ताकि वो किसी भी तकलीफ में, प्रॉब्लम की सिचुएशन में मजबूत रहें। एंड एट द सेम टाइम गिव देम ड्रीम्स, गिव देम विंग्स टू फ्लाई। उनको ड्रीम्स दीजिए, उनको सपने दीजिए और उनके साथ रहिए, उनसे कनेक्शन बनाइए। ये मत सोचिए कि स्कूल भेज दिया एंड ट्यूशन भेज दिया एंड कुछ क्लासेस भेज दी तो पेरेंटिंग का रोल खत्म हो गया। नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं, एक्चुअली ये आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं। द number of hours you spend with your child connecting with them in complete presence is the number of hours you are actually investing in parenting your child. Yes, बहुत सुंदर। मैम हम लोग जो जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आने से डरते हैं, हाँ. या साइकोथेरेपिस्ट के पास आने से डरते हैं। साथ में वो बाबाओं के पास भी नहीं जाना चाहते हैं, मतलब उनसे भी दूर रहना चाहते हैं। हाँ. ऐसी स्थिति में कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, हाँ. अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता है, जी लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहा है, हाँ. तो उसके लिए आपकी क्या सजेशन होगी, ताकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर होंगे जी जो साइकोथेरेपिस्ट के पास हो सकता है ना आए, हाँ. लेकिन वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, तो उनके लिए क्या सजेशन होगी, उससे आप बता सकें। ओके, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, ट्राई टू बिल्ड योर स्किल्स, लाइफ स्किल्स अपने बनाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे तो ही आप हील होंगे। ट्राई टू वर्क ऑन योर लाइफ स्किल्स, ट्राई टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्राई टू वर्क ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, ट्राई टू वर्क ऑन योर बॉडी एंड कीप योर न्यूट्रिशंस इन चेक। ये कोई नहीं बताता है, बट देर आर मेनी वाइटामिन्स जिनकी कमी से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी के कारण आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि लैक ऑफ मैग्नीशियम कैन कॉज यू स्लीपलेसनेस एंड एंजाइटी, लैक ऑफ B12, प्री डायबिटिक अगर आप हो तो आपको डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स होंगे, प्रोटीन की कमी से भी होता है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, आप क्या खा रहे हो अच्छे से खाएं। दोस्तों, आप जिनके साथ अभी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे थे वे राशि अग्रवाल मैम हैं। राशि अग्रवाल मैम एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। फैमिली और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वे लंबे वर्षों से उनका कार्य का अनुभव है और वे जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हैं। उनसे जुड़ने के लिए हम उनका इंस्टाग्राम आईडी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। काउंसलिंग और थेरेपी से संबंधित कोई भी बात या मेंटल वेलबींग से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मैडम से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, उन्हें मेल भेज सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम आईडी में DM कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो तरीका यह है मैडम से मिलने का। दूसरी बात यह है कि मैडम ने अभी हाल ही में एक बुक लिखी है, एल्प्स ऑफ इमोशन, जो कि पोएट्री की एक बुक है। आप देख सकते हैं, ये पोएट्री की बुक है। इस बुक को आप अमेजन से परचेज भी कर सकते हैं और साथ में आप इंस्टाग्राम उनकी जो आईडी है वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लिखी गई है। मैंने पढ़ी, बहुत मज़ा आया इस किताब को पढ़ करके। और दोस्तों, उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। आपने पॉडकास्ट में ये चर्चा सुनी है, ये चर्चा बिल्कुल ही फ्री में है। हालांकि काउंसलिंग और थेरेपी के काफ़ी जो सीक्रेट्स हैं उन्होंने हमें बताए हैं और वो सीक्रेट्स जो है आपके पास में आसानी से उपलब्ध हुए हैं। तो हम सभी राशि अग्रवाल मैम का शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों कि
जीवन में जब आपको यह लगता है कि मैं अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता हूँ, साथ में उनको ये भी लगता है कि मैं बाबाओं और जो ठग होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहता, और साथ में थेरेपी का उपयोग भी नहीं करना चाहता, काउंसलिंग भी नहीं करवाना चाहता, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो व्यक्ति जो है सर्वाइवल मोड में है और ऐसी स्थिति में है, उसको लिव ओनली वन डे एट अ टाइम, मतलब एक दिन उनको अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए और एक एक दिन करके अच्छे से जीना चाहिए। शायद हो सकता है कि वो एक एक दिन लाइफ को अगर बेहतर बनाएगा तो उसकी लाइफ जो है ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात मुझे बहुत ही उनकी अच्छी लगी थी, और हमने उनके साथ जो समय बिताया उसके लिए पूरे यूनिवर्स को थैंक यू कि उन्होंने हमें अपनी ये अपॉर्चुनिटी दी। साथ में सभी जनता जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनको थैंक यू कि वे हमारे वीडियो को देखते हैं, उसको सराहना देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन बढ़वाते हैं। उनके लिए भी आप सभी का शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।